अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे कॉमन चीज क्या है, पानी, हवा या फिर जमीन, तो आंसर है मोशन। इस दुनिया में जब अपने आसपास अपनी चीजों को देखें तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी चलते हुए। जैसे एक कार सड़क पर दौड़ रही है, एक ट्रेन पटरी पर चल रही है, एक पंखा लगातार घूम रहा है और कुछ चीजें आपको रुकी हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, क्या आप तब भी स्टिल हैं, तब भी रुके हुए हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। और ये सुन के आप बहुत अच्छी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो लग रहा है हम एक कुर्सी पर बैठ के रुके हैं, लेकिन हमारे सफर की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। और अब हम एक ऐसे सफर का आगाज करेंगे जो हमें क्लास 9th की ब्रीफ में ले जाएगा, जिसमें हम मोशन की डेफिनेशन को केवल रटेंगे नहीं, बल्कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को भी अच्छे से समझेंगे। ये डेफिनेशन के साथ साथ अगर हमें रियल लाइफ से इनको रिलेट करने में आसानी हो तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, अगर आप अपने आसपास मोशन को समझने बैठे हैं, जैसे कोई चलती हुई गाड़ी को, या जब आप किसी चेयर पे बैठे हैं, उस बैठे हुए ऑब्जर्वेशन को समझना चाहते हैं, तो हमें कुछ बेसिक चीजों को पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि हम जब मोशन को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि मोशन होता क्या है। तो आंसर है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदलता है, तब हम कहते हैं कि वो मोशन में है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई कार, कोई ट्रेन, कोई बटरफ्लाई या कुछ बच्चे, अगर वो अपनी जगह से इधर-उधर चल रहे हैं, जैसा कि आमतौर पे हम अक्सर करते हैं कि हम अपने घर से बस में स्कूल गए, फिर बस से लौट के वापस आए, फिर हमने साइकिल से गए कहीं किसी दुकान पर, फिर वहां से वापस लौट कर आए। इन सभी में हमने अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं बदला जरूर है, और पोजीशन के इस बदलाव को ही हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन अब बात आती है कि इसको नाप कौन रहा है, यानी मोशन को अगर हम कहें कि वो रुका है या चल रहा है, तो वो किससे माना जाएगा? जैसे अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप रुके हैं या चल रहे हैं, तो इसका डिसीजन कौन करता है कि आप रुके हैं कि आप चल रहे हैं? और यहां से अब शुरुआत होती है एक ऐसे पॉइंट की जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और वह है रेफरेंस पॉइंट। अब आ जाते हैं रेफरेंस पॉइंट पर। रेफरेंस पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने आसपास देखिए, आपसे कोई चीज टेबल पे दूर हो सकती है या आपके टेबल के करीब हो सकती है। अगर वो चीज आपके करीब है तो हो सकता है कि किसी से वो चीज बहुत दूर हो, या किसी से वो और ज्यादा पास में हो। तो रेफरेंस पॉइंट से पता लगता है कि कोई चीज कितनी दूर है या कोई चीज कितनी पास में है, और इसी से हम पता लगाते हैं कि हाँ, अब यहां पर अगर मोशन को कोई नापे तो वो नापा कहां से जा रहा है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट। अब यहां पर सबसे जरूरी बात आती है कि मोशन को नाप कौन रहा है। यहां पर होता है एक ऑब्जर्वर जो किसी भी मोशन को नाप रहा होता है। जैसे कि अगर हम बहुत ध्यान से समझें और सोचें, क्या हम चल रहे हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। हम बादशाह की तरह अपनी सीट पर बैठे हैं और हमें हमारा चलना पता नहीं चल रहा है। आज भी हम कहते हैं कि सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है। लेकिन एक पल को सोचिए, क्या हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चल रही है? तो आंसर है यस। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चल रही है। तो क्या हम अर्थ में बैठकर, हम अगर अर्थ में बैठे हैं यानी पृथ्वी में, तो क्या हम नहीं चल रहे हैं?
अब यहां से एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा जो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर अर्थ चल रही है तो उसमें बैठे हुए हम भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं, और यहीं से शुरुआत होती है मोशन के उस पहलू की जो मोशन को बहुत अजीबोगरीब बना देता है। जी हां, और इसको कहते हैं हम रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। चलिए इस बात को हम एक पॉइंट पे लिख लेते हैं कि मोशन यानी कि गति मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। यानी कि गति जो है वो सापेक्ष होती है, कोई चल रहा है या फिर कोई रुका हुआ है, इस बात का फैसला होता है कि उसको नाप कौन रहा है। जैसे कि अगर हम चांद पर बैठ जाएं तो हमें चांद रुका हुआ नजर आएगा और बाकी सारी दुनिया उसके आसपास घूमती हुई नजर आएगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अब यहां पर इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी किसी लोकेशन ए पर है और हम अब इसके मोशन को नापना शुरू कर रहे हैं। तो हम यहां पर लेंगे सबसे पहले एक ऐसा पैरामीटर जो इनके मोशन को बताएगा, तो वो है टाइम। टाइम इंटरवल। अब अपनी कहानी को आगे ले जाने से पहले टाइम इंटरवल क्या है जरा उसको समझिए, यानी कि समय अंतराल। मैंने कहा आपसे कि एक पेन को, लेट्स बी से कि ये एक पेन है, इसको मैं यहां से छोड़ता हूं और ये यहां पर आके गिर जाता है। छोड़ना हो गया इसका इवेंट नंबर 1, इसका टकराना हो गया इवेंट नंबर 2। तो इवेंट 1 और इवेंट 2 इनके बीच में जो समय बीतता है उसी को कहते हैं टाइम इंटरवल, यानी कि समय अंतराल। अब टाइम इंटरवल को हम हमेशा स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर एक कार एक जगह रुकी है, ठीक है, और मैं उसको कुछ समय के बाद नापूं कि वो कहां पर है, तो कहां हो सकती है? हो सकता है कि वो अभी भी वहीं पर हो, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद अभी भी वहीं पर हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, टी बराबर जीरो का क्या मतलब है? क्या हमारी घड़ियों में कभी जीरो बजता है? बिल्कुल भी नहीं। तो टी बराबर जीरो हमें यह बताएगा कि आपने किसी के मोशन को किस टाइम नापना शुरू किया है। जिस समय आप मोशन को नापना शुरू करते हैं, ये वो टाइम टी बराबर जीरो लिया जाता है। अब फिर से देखिए, क्या अमेरिका में, यूरोप में और इंडिया में, अगर इंडिया में 12 बजते हैं तो क्या यूरोप और अमेरिका में भी 12 बज रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वहां टाइम अलग तरीके से चल रहा है। वहां पर 4 बज सकते हैं, 2 बज रहे होते हैं या 3 बज सकते हैं, वहां टाइम कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें एक टाइम का वो पैरामीटर यूज करना है जो सबके लिए सेम है, और वो होता है समय का बीतना। इसलिए हम यूज करते हैं टाइम इंटरवल को, और टाइम इंटरवल 0 से स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी मोशन को अभी नापना शुरू कर रहे हैं। 1 सेकंड के बाद ए पर है, 2 सेकंड के बाद ए पर है, 3 सेकंड के बाद ए पर है। अगर ऐसा है कि वो अपनी पोजीशन को, स्थिति को नहीं बदल रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो कहलाएगी रेस्ट। तो रेस्ट क्या कंडीशन हुई? नो चेंज इन पोजीशन। ये होती है रेस्ट। अब इसके बाद जैसे ही टाइम t बराबर 4 आया, वो कार बी पर आ गई। t बराबर 5 आया, वो कार सी पर आ गई। t बराबर 6 हुआ, वो कार डी पर आ गई। तो हमने क्या कहा कि कार चल रही है। 0 से लेकर 3 सेकंड तक रुकी थी, 4 सेकंड से 6 चल रही है। लेकिन फिर से वही सवाल कि कौन सी चीज चल रही है, कौन सी रुकी हुई। चला इसको देखिए, यहां पर एक ऑब्जर्वर आपको दिख रहा है जो कि मोशन को नापेगा अपने नजर से। यहां पर कार एक ए है और एक ये येलो कार, रेड और येलो। रेड और येलो के कार के बीच की डिस्टेंस हम मान सकते हैं 50 मीटर है। ऐसे में
जब हमारे पास टाइम बीता, ये कार आगे आ गई। जब ये कार आगे आ गई, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी 50 मीटर है। ये कार थोड़ी सी और आगे आ गई, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी 50 मीटर है। तो क्या येलो वाली कार के लिए रेड वाली कार चल रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। चलना होता है पोजीशन में चेंज, और ना चलना होता है पोजीशन में नो चेंज। तो यहां येलो वाली कार रेड वाली कार के लिए या रेड वाली कार येलो के लिए कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, वो एक दूसरे के लिए रुकी पड़ी है। अगर पोजीशन में चेंज आता तो ये कार कंटिन्यू ये यहीं पर रहती और ये कार आगे जा रही होती, हमें ऐसा दिखता। लेकिन यहां पर क्या दिखता है कि ये दोनों कार की डिस्टेंस समय के साथ अभी भी सेम है, तो ये कार नहीं चल रही है। कौन सी कार? कार रेड वाली एक येलो के लिए और येलो वाली रेड के लिए। तो अभी हम एक के लिए लिखेंगे कि कार येलो इज नॉट मूविंग, ये नहीं चल रही है। लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए ये डिस्टेंस अभी यहां से यहां 10 मीटर है, उसके बाद 20 मीटर हो गई, उसके बाद ये डिस्टेंस 30 मीटर हो गई। तो क्या ये कार की डिस्टेंस बदल रही है? बिल्कुल। यहां पर कार की जो पोजीशन है वो लगातार बदल रही है, तो कार येलो चल रही है। इसीलिए हमने ये भी लिख दिया कि कार येलो इज मूविंग। अब यहां पर देखिए, येलो कार चल भी रही है और येलो कार नहीं भी चल रही है। इस बात का ही फैसला करते हैं कि ये नापा किससे जा रहा है। तो येलो कार नहीं चल रही है विद रिस्पेक्ट टू रेड कार। रेड कार के नजर से वो नहीं चल रही है, लेकिन येलो कार चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए चल रही है। तो यहां से हमारी मोशन की गुत्थी पूरी तरह से सॉल्व होती है कि मोशन नाप कौन रहा है, उसी से देखा जाएगा कि कोई चीज चल रही है या फिर कोई चीज रुकी हुई है। चलिए अब अपनी कहानी को आगे ले चलते हैं। हम अपने आसपास अगर चीजों को देखें, कोई चीज अपनी एक जगह से लगातार लेफ्ट राइट चल रही होती है। पंखा कंटिन्यू गोल घूम रहा होता है। पृथ्वी हर 365 दिन के बाद उसी जगह पर आती है जहां से वो चलना शुरू करती है। यहां से हमारे पास एक बात क्लियर होती है, वो ये कि मोशन कई तरह से हो सकते हैं। लीनियर मोशन, ये एक ऐसा मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चल रहा होता है। सर्कुलर मोशन, जहां पर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर में घूम रहा होता है। रोटेशन मोशन, जहां पर कोई पार्टिकल किसी के चक्कर लगा रहा होता है, यानी कि घूम रहा होता है। पीरियोडिक मोशन, जहां पर चक्कर तो लगा रहा है लेकिन हर टाइम फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, हर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो वापस से अपनी जगह पर वापस आ रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी हर 365 दिन के बाद उसी जगह पर वापस आती है जहां से चलना शुरू किया था। पीरियोडिक। ऑसिलेटरी, बस लेफ्ट राइट, यानी एक फिक्स पोजीशन के चारों तरफ वो घूम रहा होता है। टाइम इंटरवल फिक्स हो जरूरी नहीं होता। अब हम अपनी कहानी को आगे ले चलते हैं और ये देखेंगे कि हमारे लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर चलता है या कितना ज्यादा चलता है। इसमें हम मानते हैं टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता, जैसे कि किसी ने ए से चलना शुरू किया, वो बी पर आया, ये गया 3 मीटर, ये गया 4 मीटर, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस हो गई 3 और 4 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी फाइनल पोजीशन होती है जहां पर आके रुक गया, और जहां से वो चलता है
वो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और एक इनके बीच की सबसे छोटा रास्ता ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि हम यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में डील करते हैं, फ्लैट ज्योमेट्री पे, फ्लैट सरफेस पर एक सीधी लाइन होती है, सबसे छोटी लाइन, सबसे छोटा रास्ता। ये छोटा रास्ता कितना होगा? पाइथागोरस से लगाएंगे 5 मीटर। ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस में टोटल कितना चलता है? डिस्प्लेसमेंट में सबसे छोटा रास्ता फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में। अब यहां से हम अपने टॉपिक्स को आगे ले जाएंगे और सभी चैप्टर को एक एक करके बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में।